स्वागत है आपका अपनी हिंदी कक्षा में। मैं आपकी अध्यापिका आरती शर्मा। बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक का अध्याय नंबर 13 पढ़ेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारे इस अध्याय का नाम है बहू की विदा। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हम ये जानेंगे कि इस अध्याय में किस कुरीति के ऊपर कटाक्ष किया गया है। कुरीति मतलब एक ऐसी प्रथा जिसकी वजह से आज हमारा जो समाज है वो जकड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं कि हमारा जो समाज है वो निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है, परंतु फिर भी हमारे समाज में एक ऐसी अनेक बुराइयां हैं जो आज भी चारों तरफ व्याप्त है। और उन्हीं बीमारियों में, उन्हीं भयावह बुराइयों में सबसे बड़ी बुराई है दहेज। दहेज प्रथा एक ऐसी बुराई है जो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और दहेज मांगने वाला ये भूल जाता है कि वो भी बेटी वाला है। और लेकिन उसको ये बात तब समझ में आती है जब उसे भी, उसकी बेटी को भी दुख प्राप्त होता है, यानी उसको भी जब उसके हृदय पे चोट लगती है, उसकी बेटी को जब दुख मिलता है तब वो दूसरे की बेटी का दुख समझ पाता है। तो ये जो हमारा अध्याय है बहू की विदा, इसमें भी कुछ ऐसा ही घटित हुआ है एक लड़की के साथ, और फिर उस लड़की के साथ जो न्याय हुआ वो कैसे हुआ ये सब हम जानेंगे। लेकिन इस अध्याय को शुरू करने से पहले एक बार हम नज़र डालते हैं इसमें आए हुए कुछ कठिन शब्दों पर। तो हमारा पहला कठिन शब्द है अवस्था। अवस्था यानी आधुनिक, नए। समृद्धि होता है संपन्नता। 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 निर्णय, फैसला, फैसला। सामर्थ्य। सामर्थ्य का मतलब होता है जैसे कि किसी चीज में एक तरीके से पारंगत होना। सामर्थ्य का मतलब वो है कि किसी की हैसियत होना, कि वो कितना समर्थ है ये सारी चीजें करने में। तो इसको हम सामर्थ्य को दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि योग्यता, यानी आप में कितनी योग्यता है। अब है आवेश। आवेश क्या होता है? जब हमारे मन में गुस्सा आ जाता है तो हम उसको आवेग बोलते हैं। तो यहाँ पर है भावना का वेग। कोई बात सुनकर जब हम आवेग में आ जाए, गुस्से में आ जाए, तो उसको हम कहेंगे भावना का वेग। फिर है उत्तेजित। उत्तेजित का मतलब जोश भरा, जोश में आ जाना, जोश भरा। फिर है बदतमीजी, यानी अशिष्टता करना, किसी के साथ अशिष्टता करना। नेक्स्ट है हमारा व्यर्थ। व्यर्थ का अर्थ होता है बेकार। उपक्रम। उपक्रम क्या होता है? उपक्रम का मतलब होता है किसी चीज के लिए निरंतर प्रयास करना। तो उपक्रम का मतलब प्रयास। नाक वाले, इसका मतलब क्या होता है? नाक वाले किसको बोला जाता है? समाज में जिसका ज्यादा सम्मान या इज्जत होती है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे सम्मान, सम्मानित, सम्मानित। फिर है उत्साह, जोश। निश्वास यानी दुख की श्वास, दुख की श्वास छोड़ना। फिर है हर्ष। हर्ष का मतलब होता है खुशी। अंदर से जब हमारा मन खुश हो जाता है तो हम खुश। हर्ष का अर्थ है खुश। और यमनिका होता है पर्दा। यमनिका का मतलब यह है कि जहाँ पर बड़े बुजुर्ग होते हैं और उनके अगर घर में बहुएं हैं तो वो उनके बीच में एक हर कमरे के बाहर पर्दा लगा होता है, जिससे कि एक ओट रहती है, एक आड़ रहती है कि वो सीधे किसी बड़े बुजुर्ग के संपर्क में नहीं आ पाते हैं। तो इस तरीके से हमने हमारे ये शब्द अर्थ भी कर लिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे इस अध्याय की तरफ। लेकिन इस अध्याय की तरफ बढ़ने से पहले हम जानते हैं इस अध्याय में आए हुए पात्रों के बारे में, कि इसमें कौन कौन पात्र हैं और उनका नाम क्या है। तो हम सबसे पहले जानते हैं
इस पाठ में आए हुए पात्रों के बारे में, तो जिसको हम कहते हैं पात्र परिचय। पात्र परिचय, जिसमें सबसे पहले हैं जीवनलाल। जीवनलाल जो कि कौन है? एक धनी व्यापारी। एक धनी व्यापारी, और इनकी आयु है लगभग 50 वर्ष। इसके बाद दूसरा हम लेते हैं राजेश्वरी। राजेश्वरी कौन है? राजेश्वरी है इन्हीं धनी व्यक्ति की पत्नी, यानी जीवनलाल की पत्नी। जीवनलाल की पत्नी। इसमें ये पात्र परिचय हमें जानना इसलिए जरूरी है बच्चों, क्योंकि ये जो अध्याय है वो एक पूरी तरह से पाठ नहीं है, बल्कि इसको एकांकी कहा जाता है। एकांकी में कुछ पात्र होते हैं, जिन पात्रों के नाम के साथ उनके जो बोले गए जो वाक्य होते हैं, जो उनको हम लिखते हैं उनके नाम के साथ, पात्र के नाम के साथ उनके द्वारा कहे गए शब्दों वाक्यों को हम लिखते हैं, तो इसलिए वो एकांकी है। जीवनलाल की पत्नी, इनकी जो उम्र है वो है 46 वर्ष। फिर तीसरे नंबर पर आता है हमारा नाम रमेश। अब रमेश कौन है? इनका पुत्र। तो हम लिख देते हैं जीवनलाल का पुत्र, जिसकी आयु है 23 या 22 वर्ष। 22 वर्ष। और इसके बाद है फोर्थ जो पात्र है वो है कमला। कमला कौन है? रमेश की पत्नी। रमेश की पत्नी, यानी जीवनलाल की कौन हो गई? बहू। रमेश की पत्नी, और इसमें इसकी आयु बताई गई है 19 वर्ष। फिर है नंबर 5 प्रमोद। प्रमोद कौन है? कमला का भाई। कमला का भाई, जिसकी उम्र है 23 वर्ष। अब ये हमने जान लिया कि ये जो 5 पात्र हैं वो हमारे इस एकांकी में प्रस्तुत हैं। तो इसमें एक धनी व्यापारी है, एक उनकी पत्नी है, ये मतलब एक परिवार है, उनका आपस में रिश्ता है कि एक धनी व्यापारी है, उनकी पत्नी है, उनका बेटा है, उसकी बहू है कमला, और उस बहू का भाई है प्रमोद। तो ये जो एकांकी है वो शुरू होता है जीवनलाल के घर के बाहर का जो रूम होता है, जिसको हम बोलते हैं गेस्ट रूम, या है ना हॉल बोलते हैं, घर का मेन हॉल। तो वहाँ से ये हमारा एकांकी नाटक शुरू होता है। वहाँ की जो साज सज्जा जो की गई है उसके बारे में बताया गया है कि वहाँ पर सोफ़ा सेट पड़ा हुआ है, बीच में गोल टेबल पड़ी हुई है, और टेबल के ऊपर एक फूलदान रखा हुआ है। कमरे के 2 दरवाजे हैं, जो कि एक तो बाहर वाला रास्ता है जो बरामदे में खुलता है, और एक दूसरा वाला जो द्वार है वो अंदर घर की तरफ खुलता है। तो जो जीवनलाल हैं वो अपनी खिड़की के पास खड़े हुए हैं, और वे बाहर की तरफ देख रहे हैं, और उनका जो चेहरा है उस पर बड़ी बड़ी मूंछें हैं, और उनका सिर गंजा है। उन्होंने धोती कुर्ता पहन रखा है, और मुख पर कुछ गंभीरता और समृद्धि के चिन्ह भी नजर आ रहे हैं। उनसे कुछ दूर हटकर ही विनम्र भाव में प्रमोद खड़ा है। प्रमोद कौन? उनकी बहू का भाई। वो खड़ा हुआ है, उसने पैंट कमीज पहने हुए हैं, लेकिन उसका जो चेहरा है उस पर निराशा के भाव है। ये है उनके कमरे की सजावट और उनकी पोजीशन के बारे में बताया गया है। अब हम आगे चर्चा करते हैं कि उन दोनों में क्या वार्तालाप हो रहा है। तो इसमें जो प्रमोद है वो धीमे स्वर में आगे बढ़कर पूछता है कि आपने क्या निर्णय लिया। तो जो जीवनलाल है वो खिड़की में से घूमकर पलटकर जवाब देते हैं कि मैंने निर्णय कर लिया है कि बहू की विदा नहीं होगी। तो जो प्रमोद है वो कहता है कि अगर आप सोचो कि अगर आपने विदा नहीं की तो मेरी बहन की क्या दशा होगी। तो जीवनलाल ने कहा कि मैंने उसकी दशा का ठिकाना नहीं ले रखा है।
प्रमोद ने कहा कि मेरी बहन यानी हर लड़की चाहती है कि वो अपना पहला सावन, शादी के बाद का जो पहला सावन है, वो अपनी सखी सहेलियों के साथ अपने ही घर के आंगन में हंस खेल कर बिताए, और उसका सपना भी वो देखती है। तो जीवनलाल बोला कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन यह जानकर भी, प्रमोद ने पूछा। तो जीवनलाल कहते हैं कि मैं अपना निर्णय सुना चुका हूँ कि बहू की विदा नहीं होगी। प्रमोद ने कहा, यदि मैं कमला को लिए बिना घर वापस चला गया तो मेरी माँ का हृदय टूट जाएगा। तो जीवनलाल ने उत्तर दिया कि मैं मजबूर हूँ, अगर अपनी माँ और बहन का इतना ही ख्याल था तो तुम्हें दहेज पूरा देना चाहिए था। तब प्रमोद ने बड़े ही दीन स्वर में कहा, दीनता दिखाते हुए कहा कि मेरी जितनी सामर्थ्य थी, मेरी जितनी योग्यता थी, उसके अनुसार मैंने आपको सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी अगर, तो इतना बोलते ही जीवनलाल जो थे वो कड़क आवाज में बोलते हैं कि अगर तुम्हारी सामर्थ्य कम थी तो फिर अपनी बराबरी का ही घर देख लिया होता, झोपड़े में रहकर महलों से नाता क्यों जोड़ लिया। इतने में जो प्रमोद है, उनकी बहू का जो भाई है, वो बड़े ही विनम्रता से हाथ जोड़कर कहता है, और जो जीवनलाल है वो आक्रोश में खड़े हो जाते हैं और आवेश में टहलते हुए कहते हैं कि तुमने तो कुछ देना तो दूर, बारात की खातिरदारी भी ठीक से नहीं की, और तुमने मेरे नाम पर जो धब्बा लगाया है, मेरी शान में जो ठेस पहुंचाई है, भरी बिरादरी में जो हंसी हुई है, उस करारी चोट का घाव आज भी भरा है। और जाओ कह देना अपनी माँ से कि अगर अपनी बेटी की विदा कराना चाहती है तो पहले मेरे घाव के लिए मरहम भेजे। तो प्रमोद ने कहा कि जी, आप इस समय विदा कर दें जब गौना होगा, यानी जब लड़की सावन बिताकर वापस अपने घर आएगी, बोले जब गौना होगा तब हम जितना भी हो सकेगा उतना उसको देने की कोशिश करेंगे। तो जीवनलाल क्या कहते हैं कि मैंने दुनिया देखी है, अपने ये जो बाल हैं ये धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं, और भी तेज आवाज़ में थोड़ा तेजपन लाते हुए, कड़क स्वर लाते हुए उन्होंने प्रमोद से कहा कि तुम कल के छोकरे मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहते हो। तो प्रमोद ने कहा कि यह आप क्या कह रहे हैं, मैं तो सिर्फ आपसे विनती कर रहा हूँ कि आप मेरी बहन को जाने दीजिए। तो जीवनलाल क्या कहते हैं कि ठीक कह रहा हूँ, मेरा यही आखिरी फैसला है कि विदा तभी होगी जब तुम मुझे 5,000 रुपया नगद मेरे सीधे हाथ पर लाकर रख दोगे। इतनी बात सुनने के बाद जो प्रमोद है वो आवेश में आ गया, उसको भी गुस्सा आ गया कि मैं इतनी देर से दीनता भरे स्वर में इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो वो बड़ी ही दीनता से अपने आवेश में आ जाता है, थोड़ा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वो भी नौजवान है, उसका भी खून खौलता है। तो उसने आवेश में आकर कहा कि यह तो सरासर अन्याय है, आपको जो शिकायत है वो हमसे है, उस भोली भाली लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा है जो विदा ना करके आप उससे बदला ले रहे हैं। अगर रमेश बाबू यहाँ होते, मतलब वो अपने जीजा के लिए कह रहा है कि अगर वो जीजा जी यहाँ होते तो इतना ही बोल पाता है। इतने में जो जीवनलाल है वो दोबारा उनसे कहते हैं तो वह क्या कर लेता, मतलब जब प्रमोद ने कहा कि अगर काश यहाँ रमेश बाबू होते, यानी उसके जीजा जी यहाँ होते, तो शायद बात कुछ और हो सकती थी, लेकिन जो जीवनलाल है उन्होंने उसकी बात को पूरी होने से पहले ही बीच में काटते हुए कहा कि अगर रमेश यहाँ होता तो वह क्या कर लेता, आखिर वह भी मेरा ही बेटा है, मेरे से अलग नहीं जाएगा, और वह मेरा बेटा है, वह बड़ों के मुंह लगकर बदतमीजी करने वाला कोई आवारा छोकरा नहीं है। प्रमोद जो है वो इस अपमान से तिलमिला गया और बोला, बाबूजी, बेटी वाला समझकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं, किंतु यह मत भूलिए कि आपकी भी एक बेटी है, आप भी एक बेटी वाले हैं। तो जीवनलाल ने ये जब बात सुनी तो उन्होंने और जोर से अपनी आवाज़ में और जोर लाते हुए कहा कि हाँ बेटा, हम भी बेटी वाले हैं, लेकिन हमने पिछले महीने ही अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से की है। सारे बाराती खातिरदारी देखकर दंग रह गए थे और इतना दहेज दिया कि देखने वालों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली थी, और उसमें दर्द मिश्रित करते हुए बोले कि तुम मेरी बराबरी करोगे। हूँ बेटी वाला, लेकिन बेटी वाला होकर भी मेरी जो मूंछ है वो ऊंची है, समझे। मूंछ ऊंची का मतलब यहाँ पर अर्थ है कि फिर भी मेरी नाक ऊंची है, फिर भी मैं सम्मानित हूँ।
क्योंकि मैंने अपनी बेटी की शादी में बहुत पैसा खर्च किया है। इस पर प्रमोद ने कहा, जी जरूर। जीवनलाल ने कहा, रमेश गया है गौरी को विदा कराने। यानी गौरी कौन है? जीवनलाल की जो है बेटी है। तो वो कह रहे हैं कि जो मेरा बेटा है रमेश, वो मेरी बेटी को लेने उसके ससुराल गया है, और कलाई पर जो उनकी घड़ी बंधी हुई है, उस बंधी हुई घड़ी को देखकर वे कहते हैं कि कुछ ही समय में वो गौरी को लेकर वापस लौटता होगा। मेरी बेटी पहला सावन यहीं बिताएगी। तुम्हारी बहन के सपने तो कभी पूरे नहीं होंगे। उसके सपनों के खून का दाग तुम्हारे हाथों में है, और तुम्हारी माँ के आंचल पर ही होगा, मुझ पर नहीं, समझे? इतने में प्रमोद जो है उसने कहा कि जो हमारी बहन है, क्या वो आपकी कोई नहीं? प्रमोद ने कहा, वो जीवनलाल ने कहा कि बेटी और बहू को एक तराजू में तोलना चाहते हो। बेटी बेटी होती है और बहू बहू होती है। तो प्रमोद ने कहा, ठीक है, जब आप अपनी जिद पर अड़े हैं तो इतनी विनती करता हूँ कि जाने से पहले मुझे एक बार मेरी बहन से मिल लेने दो। तो वो बड़े ही करुण स्वर में उनसे कहता है कि ठीक है, अब मुझे पता है कि आप अपनी जिद पर अड़ गए हैं और आप मेरी बहन की विदाई नहीं करेंगे, तो बस मेरी आपसे इतनी ही प्रार्थना है कि आप मेरी बहन से मिलने का मुझे मौका दे दो। मैं जाने से पहले एक बार मिलना चाहता हूँ। तो जो जीवनलाल हैं उन्होंने अपनी आवाज़ में कहा, जरूर, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मिलो, लेकिन जाने से पहले उसे बताते जाना कि तुम अगली बार कब आओगे और मेरे लिए मरहम कब तक लाओगे। तो उन्होंने अपनी इस आवाज़ में ही, तेज आवाज़ में, अपनी पत्नी जो है राजेश्वरी, जो उनकी पत्नी है, उनको आवाज़ लगाई बाहर के कमरे में से कि राजेश्वरी, अरे सुनती हो गौरी की माँ? मतलब अपनी बेटी का नाम लेते हुए कहा कि गौरी की माँ, सुनती हो? जरा बहू को बाहर तो ले आना, वो आकर के अपने भाई से मिल ले। तब तक मैं ये बाहर जाकर ये देखता हूँ कि माली ने पेड़ पर झूला डाला है या नहीं। और द्वार की तरफ बढ़ जाते हैं। फिर क्या होता है, जो अंदर के द्वार पर जो पर्दा था वो हटता है, और वो गौरी के लिए झूला लॉन में डलवा रहे थे। अपनी बेटी यानी खुद की बेटी जो आने वाली थी गौरी, उसके लिए लॉन में झूला डलवा रहे थे। तो बाहर की तरफ बरामदे में जो दरवाज़ा खुलता था उस पे से उन्होंने पर्दा हटाया, और वो बाहर की तरफ ये देखने चले गए कि झूला माली ने डाला है या नहीं। और दूसरी तरफ जब जीवनलाल अपने कमरे में से बाहर प्रवेश करते हैं, तब अंदर की तरफ जो पर्दा डला हुआ था कमरे के दरवाजे पर, मेन हॉल के दरवाजे पर, वह पर्दा हटता है, और जो प्रमोद है वो थका सा जब सोफे पे बैठ जाता है, तो अंदर से उसकी बहन जो कमला थी वो आती है, और चांद से सुंदर मुखड़े पर उसने एक उदासी की छटा छाई हुई है उसके चेहरे पर, क्योंकि शायद उसको भी ये पहले से पता था कि उसके जो ससुर हैं वो उसको विदा नहीं करेंगे। उसके हाथों में लाल लाल चूड़ियाँ हैं, रेशमी साड़ी और ब्लाउज उसने पहने हुए हैं, और वह जो अपना भाई है प्रमोद, उसके पास आकर खड़ी हो जाती है और अपना सिर नीचा कर लेती है। तब प्रमोद जो है वो अपनी बहन से कहता है कि बैठ जाओ बहन। कमला उसके पास ही बैठ जाती है, और वो आपस में दोनों जो भाई बहन हैं वो आपस में बात करते हैं, और कहते हैं कि भाई जो है वो अपनी बहन से कुशलता पूछता है कि बहन तुम कैसी हो। तब बहन कहती है कि मैं अच्छी हूँ, पर अच्छी बोलने से पहले वो अपने गले से, रुंधते हुए गले से, यानी जैसे कोई इंसान रोता है तो उसका गला भारी हो जाता है, उस समय जैसी आवाज़ निकलती है, वैसे ही कमला जो है अपने भाई के पास बैठकर सिसकने लगती है। यानी वो पूरी तरह से रो भी नहीं रही और वो बिना रोए रुक भी नहीं पा रही है। तो इस तरह का वातावरण बन जाता है कि जो कमला है वो वहाँ अपने भाई के पास बैठकर सिसकने लगती है, रोने लगती है। तब उसका भाई जो है वो अपनी बहन को सहलाते हुए, संभालते हुए कहता है कि बहन तुम पागल मत बनो, और तुम इन मोतियों का मूल्य यहाँ पर इस परिवार में समझने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर कोई भी पत्थर है, कोई भी तुम्हारे इन आंसू रूपी मोती से नहीं पिघल सकता। तब कमला कहती है कि हाँ भैया,
क्या? प्रमोद ने कहा कि घबराओ मत, मैं जल्दी फिर आऊँगा और इस बार तुम्हारी विदा अवश्य होगी, क्योंकि मैं इस बार जब आऊँगा तो चोट का मरहम जरूर लेकर आऊँगा। तो कमला जो है वो आश्चर्य से अपने भाई की तरफ देख कर कहती है कि कैसा मरहम? तो प्रमोद जवाब देता है कि तुम्हारे पिताजी के कलेजे पर घाव हो गया है और उन्हें मरहम चाहिए, तो और उस मरहम की कीमत है 5,000 रुपये। ये बात सुनकर जो कमला है वो एकदम घबरा जाती है। तो पहला सीन हमारा जो है वो यहीं तक हम आज पढ़ेंगे। अगले सीन के बारे में, अगले दृश्य के बारे में कि फिर बाद में क्या होता है, क्या जो प्रमोद है वो अपनी बहन की विदा करा पाता है या नहीं करा पाता है, वो मरहम रूपी 5,000 रुपये लेकर आ पाता है कि नहीं आ पाता है, ये सब जानने के लिए हम हमारी अगली कक्षा में चर्चा करेंगे हमारे इसी अध्याय पर, जिसका नाम है बहू की विदा। तो आज अभी तक जो मैंने आपको बताया, उम्मीद है कि वो आपको समझ में आ गया होगा, सभी पात्रों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा और किन किन के बीच अभी तक बात हुई है वो भी आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें एक बहू का जो है बहू है, एक ससुर है और एक जो है बहू का भाई है, जिनके बीच में अभी तक का ये जो वार्तालाप हुआ है, ये जो दृश्य हुआ है। अब इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे हमारी अगली कक्षा में। आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी हिंदी कक्षा में। बच्चों, हमने हमारी पिछली कक्षा में अध्याय बहू की विदा का एक दृश्य पढ़ लिया था और उसमें हमने देखा कि उसमें 5 पात्र हैं। एक है जीवनलाल जो कि एक धनी व्यापारी है, दूसरा पात्र है उनकी पत्नी राजेश्वरी, तीसरा पात्र है उनका पुत्र रमेश, चौथा पात्र है उनकी बहू रमेश की पत्नी कमला और 5वां पात्र है कमला का भाई। तो जल्दी से हम एक बार पिछला जो दृश्य था वो दोहरा लेते हैं ताकि आगे वाला दृश्य भी हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो पिछले दृश्य में हमने देखा था कि जो जीवनलाल जी हैं वो अपने घर में खड़े हुए हैं और उनके पास जो उनकी बहू का भाई है प्रमोद, वो बड़े ही विनम्र स्वर से कहता है कि आपने क्या निर्णय लिया है। तो उन जो पिता हैं वो बोलते हैं कि मैंने निर्णय ले लिया है कि बहू की विदा नहीं होगी। तो उन्होंने कहा ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, मेरी बहन अगर पियर जाकर पहला सावन नहीं मनाएगी और मेरी माँ का हृदय भी टूट जाएगा। तो उन्होंने कहा अगर तुम्हें अपनी माँ और बहन के हृदय टूटने की इतनी ही फिक्र थी तो तुम्हें पूरा दहेज देना चाहिए था। अब तुमने जो मेरे घाव, जो मुझे घाव दिया है, मेरी जो समाज में बदनामी हुई है, वो घाव मेरा अभी भी हरा है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन की विदा हो तो मेरे उस घाव के लिए 5,000 रुपये का मरहम लेकर आना। इतने में वो दुखी होकर बोलता है कि आप मुझे जाने से पहले एक बार मुझे मेरी बहन से मिलने की अनुमति तो दे दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम जाकर अपनी बहन से मिल सकते हो। तो प्रमोद के इतना रिक्वेस्ट प्रार्थना करने पर जो है उन्होंने अपनी बहू को बाहर कमरे में बुला लिया और वो खुद बाहर लॉन में जाकर ये देखने लगे कि माली ने जो पेड़ है उस पर झूला डाला है कि नहीं, क्योंकि उनका जो बेटा है रमेश वो भी अपनी बहन को लेने ससुराल गया हुआ था और वो बेसब्री से अपनी बेटी के आने का इंतजार कर रहे थे। अब है हमारा दूसरा दृश्य। दूसरे दृश्य में बच्चों, जब कमला अपने भाई से आकर मिली तब भाई ने कहा कि बहन तुम ठीक तो हो। तो बहन ने कहा कि हाँ भैया मैं ठीक हूँ, और ये कहकर वो सिसकने लगी यानी रोने लगी, क्योंकि उसे पता था कि उसके जो ससुर हैं जीवनलाल वो उसे विदा नहीं करेंगे। तो वो दुखी होने लगी। तो भाई ने कहा कि नहीं बहन तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही वापस आऊँगा और तुम्हारे जो ससुर हैं उनके कलेजे पे जो घाव हो गए हैं उसके लिए मैं मरहम भी लेकर आऊँगा और उस मरहम के 5,000 रुपये भी मैं लेकर आऊँगा। तब बहन जो थी वो चौंक गई, कमला जो थी वो चौंक गई और उसने कहा लेकिन भैया आप इतनी रकम कहाँ से लाएंगे। तो प्रमोद जो है वो अपनी बहन को तसल्ली देते हुए कहता है कि बहन तुम इसकी चिंता मत करो, हमारा जो पुराना घर है वो ज़्यादा नहीं तो 7-8 हज़ार में तो बिक ही जाएगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन फिर कमला ने कहा कि भैया आप मेरी विदा के लिए, आपको मेरी सौगंध है, आप मेरे विदा के लिए अपना घर नहीं बेचेंगे।
आप तो प्रमोद ने अपनी बहन से कहा कि तुम ये क्या कह रही हो, तुम नहीं चाहती कि तुम अपना पहला सावन सखी सहेलियों में बिताओ। तो बहन कहती है कि नहीं भैया, हर लड़की की कामना यही होती है कि वो अपना पहला जो सावन है शादी के बाद वो अपनी सखी सहेलियों के साथ हंसी खुशी बिताए। लेकिन साल 2 साल में आपको, जो उसकी छोटी बहन है बिमला, उसके लिए बोला जा रहा है कि साल 2 साल में आपको बिमला का भी ब्याह करना है। तो आवेश में आकर आप इतना बड़ा फैसला मत करो और आप मेरी चिंता बिल्कुल मत करो। मेरी जो सास हैं वो स्वभाव से बहुत ही अच्छी हैं और जो मेरी ननद आने वाली है वो भी स्वभाव से बहुत अच्छी है, मुझे हमेशा हंसाती ही रहती हैं। तो उनके साथ अगर मैं यहाँ पर सावन में रहूँगी तो भी मुझे अपनी सखी सहेलियों की याद बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो आप मेरी चिंता मत करो और मेरा विश्वास करो भैया। लेकिन प्रमोद ने कहा कि बहन, आज नहीं तो कल रुपया देना तो पड़ेगा ही। कागजों के टुकड़ों पर अपना स्नेह और प्यार बेचने वाला जो ये परिवार है, इसके बीच तुम कैसे रह पाओगी कि जो अपना प्यार भी कागज़ के टुकड़ों पर बेचता है। कि अगर वो कागज़ के टुकड़े, मतलब अगर उनके हाथ में नोट दे दिए जाएं, उनको 5,000 रुपये दे दिए जाएं जीवन लाल जी को, तो वो तुम्हारी विदा करेंगे। तो ऐसे परिवार वालों के बीच में तुम अपना जीवन कैसे व्यतीत करोगी। तो कमला कहती है कि नहीं भैया, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मेरी जो सास है, मतलब मेरी जो माताजी हैं, वो स्वभाव से ममता की मूरत हैं और जो ससुर जी हैं वो जिद्दी स्वभाव के हैं, लेकिन समय के साथ वे भी सब भूल जाएंगे। तो प्रमोद ने कहा कि नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि सब एक ही धातु के बने हुए हैं और ये ऐसा ना हो कि जो तुम्हारी सास है, जिसे तुम ममता की मूरत कह रही हो, वो भी एक ममता का दिखावा ही हो। ऐसा सुनकर जो राजेश्वरी थी, जो सास थी उनकी, वो ये सुनते हुए कमरे में आ गई और बोली, कैसा दिखावा भैया। तो प्रमोद एकदम चौंक पड़ता है कि कहीं उसकी सास ने वो बात सुन ना ली हो। तो कमला और प्रमोद तुरंत सोफे पे से उठने का करते हैं, कार्यक्रम करते हैं। तो राजेश्वरी दूसरे कोच पर बैठ जाती है और बैठते हुए कहती है कि तुम लोग भी बैठे रहो, अब ये बताओ कि दोनों भाई बहनों के बीच क्या बातें चल रही थी। तो प्रमोद ने कहा, कुछ नहीं माताजी, बस कुशल क्षेम पूछ रहा था। तो राजेश्वरी ने कहा कि हाँ, विदा के लिए क्या कहा उन्होंने। अपने पति के बारे में पूछती है कि मुझे बताओ, मेरे पति ने तुम्हें विदा के बारे में क्या कहा। तो कमला जो है वो अपनी नज़र नीचे कर लेती है और जो प्रमोद है उसका भाई, वो भी मौन रहता है, कुछ नहीं कहता। तब राजेश्वरी जो थी, उनकी सास, कमला की सास, वो सब समझ गई और उसने कहा कि तुम मौन मत रहो, मुझे बताओ। मुझे मालूम है कि मेरे जो पति हैं जीवनलाल, वो बहुत ज़िद्दी हैं और उन्होंने बहू की विदा के लिए मना कर दिया होगा, क्योंकि जब तुम्हारे आने से पहले जब तुम्हारी चिट्ठी मिली थी जिसमें लिखा था कि तुम बहू की विदा कराने आ रहे हो, तो उस चिट्ठी को पढ़कर भी उन्होंने ना ही किया था। लेकिन मुझसे शर्म कैसी, मेरे लिए तो जैसे मेरा बेटा रमेश है वैसे ही मेरे बेटे तुम हो। अब तुम मुझे बताओ कि कोई रुपए की बात तो नहीं की उन्होंने तुमसे। तो जो प्रमोद था वो अटकते अटकते बोला कि रुपए नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं है रुपए की। तो तब राजेश्वरी ने बीच में ही टोकते हुए कहा कि बोलो, कितना रुपया लेकर विदा करने की कह रहे हैं वो तुमसे, चुप क्यों हो, मुझे बताओ। और प्रमोद जो था वो धीमे और उदास स्वर में बोला, 5,000। तो राजेश्वरी ने कहा, बस मैं देती हूँ तुम्हें, और जाकर उनके मुंह पर मारो और अपनी बहन को यहाँ से विदा कराकर ले जाओ, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ और मैं तुम्हारी माँ के हृदय को अच्छे से जान पाती हूँ, क्योंकि मेरी भी एक बेटी है जिसे लेने मेरा बेटा गया हुआ है। अगर मेरी बेटी उसके साथ नहीं आएगी तो जो मेरे हृदय पर बीतेगी वही मैं महसूस कर रही हूँ कि तुम्हारी माँ भी वही महसूस करेगी। तो वो अपने अंदर वाले जो दरवाज़ा है, जो पर्दा लगा है, उसको हटाते हुए जाती हैं और फिर एक चाबियों का गुच्छा लेकर आ जाती हैं। जबकि प्रमोद जो कहता है वो कहता है कि माँ जी, मुझे रुपए नहीं चाहिए, आप तो बस मेरी जो बहन है कमला, इसकी विदा करवा दीजिए। लेकिन कमला जो थी वो मूर्ति के समान चुप बैठी थी, उसने कोई जवाब नहीं दिया। राजेश्वरी उस कमरे में से वापस लौटती हैं और साथ में एक चाबी का गुच्छा लेकर आती हैं और अपनी
अपनी जो बहू है कमला, उसके हाथों में वो चाबी का गुच्छा देकर कहती हैं कि बहू जाओ और अंदर तिजोरी में से 5,000 रुपये निकाल लाओ। तो कमला जो है वो गुच्छा लेने के लिए अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाती और प्रमोद जो है जो खिड़की से बाहर की ओर देखने लगता है। राजेश्वरी अपनी गुच्छा जो कमला के हाथ में उन्होंने दिया उसको थमाते हुए कहती हैं कि जल्दी करो, जाओ लेकर आओ। और इतना कहकर जो कमला थी वो उठकर माँ जी से हाँ कहती है और फिर धीरे धीरे जो है वो रोने लगती है, मतलब सिसकने लगती है। तो राजेश्वरी उसको बेटी कहकर अपने गले लगा लेती हैं कि रोने की कोई बात नहीं है। जीवनलाल जो बाहर थे वो आवाज़ लगाते हैं कि अरे सुनती हो, गौरी के आने का समय हो गया है। गौरी कौन? जीवनलाल की बेटी, जिसको कि उनका बेटा ससुराल से लेने गया हुआ था। तो वो अपनी पत्नी को आवाज़ लगाकर कहते हैं कि अरे गौरी की माँ, गौरी आने वाली है, तुमने अभी तक उसके स्वागत की कोई तैयारी नहीं की। तो जो राजेश्वरी है वो कमला से कहती है जा बेटा तू अंदर जा। कमला अंदर जाती है और प्रमोद भी मुड़कर बाहर वाले द्वार की ओर देखता है जिधर से जीवनलाल अंदर आ रहे होते हैं। जीवनलाल कहते हैं अरे तुम यहाँ खड़े हो, तुम यहाँ खड़ी हो, जाओ जाकर तैयारी करो स्वागत की, हमारी बेटी आ रही है। और ये भी ध्यान रखो, जरा देख तो लें देखने वाले कि नाक वाले बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। तो यह कटाक्ष जब उन्होंने किया तो ये साफ साफ पता चल रहा था कि वो प्रमोद को सुनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सम्मानित पिता होता है, जो दान दहेज के साथ और खूब शानो शौकत से अपनी बेटी की विदा करता है, तो उसकी बेटी जब घर आती है तो वो उसका स्वागत कैसे होता है। तो राजेश्वरी थी वो उन जीवनलाल के उस कटाक्ष को समझ गई कि ये प्रमोद को चिढ़ाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। तो वो चिढ़कर अपने पति से कहती है कि गालियों के अलावा कुछ और भी सीधी बात आती है आपको? जब देखो बेढंगी बातें करते रहते हो। तो जीवनलाल जो थे उन्होंने कहा कि यह लो, इसमें मैंने कौन सी गाली दे दी? तो राजेश्वरी ने कहा कि तुम समझते हो कि दुनिया में एक तुम ही नाक वाले हो और बाकी सब तो नकटे हैं। तो जीवनलाल ने कहा कि तुम्हें तो मेरी हर बात में ही बुराई नजर आती है। प्रमोद अब तुम ही बताओ कि मैंने कोई बुरी बात की है क्या? तो जो प्रमोद था वो धीमे से स्वर में आगे बढ़कर वो कहा ठीक ही कहा है आपने, आज के युग में पैसा ही तो सबकी नाक और मूंछ है। जिसके पास पैसा नहीं है वह नाक मूंछ होते हुए भी नट्टा और मूंछ कटा है। इस तरह से हॉर्न का जो स्वर है वो बाहर से आता है। जैसे ही हॉर्न का जो स्वर है वो बाहर से आया तो प्रमोद जो जीवनलाल है वो प्रसन्नता से भर गए और उन्होंने पूरे घर में शोर मचा दिया कि गौरी आ गई, गौरी आ गई, आ गई मेरी गौरी। तो वो अपनी पत्नी से फिर कहते हैं कि तुम अभी भी यहाँ खड़ी हुए मेरा मुंह देख रही हो, अंदर जाओ और मिठाई का डब्बा ले आओ। राजेश्वरी जो है वो उसी प्रकार वहीं खड़ी रहती है और बाहर की दृष्टि पर, मतलब बाहर का जो दरवाजा था मेन गेट, वहाँ पर दृष्टि गड़ाकर खड़ी रहती है और प्रमोद भी उसी तरफ देख रहा होता है। अंदर वाले द्वार के पर्दे की ओट में कमला भी खड़ी सारा सब कुछ सुन रही होती है और देख रही होती है। बाहर से उसका हाथ दिखाई पड़ रहा है। जीवनलाल बड़े उत्साह से द्वार की ओर बढ़ते हैं। तभी बाहर से उनका बेटा रमेश आता है। गहरे बदन का वह सुंदर नवयुवक पैंट और कमीज पहने हैं, हाथ में बरसाती कोट लिए हुए है, चेहरे पर उदासी के बादल छाए हुए हैं और बरसाती कोट है रखकर चुपचाप खड़ा हो जाता है। तो जीवनलाल पूछते हैं, बाहर वाले पर कमरे का पर्दा हटाकर उनसे पूछते हैं कि गौरी कहाँ है। तो रमेश ने उत्तर दिया कि वह नहीं आई। तो जो पिता है जीवनलाल, उन्होंने कहा कि नहीं आई, क्यों नहीं आई, क्या उसकी तबीयत खराब है, वह ठीक तो है ना? तो रमेश ने कहा कि हाँ वह ठीक है, लेकिन उसके ससुराल वालों ने उसकी विदाई नहीं की। तो जीवनलाल ने कहा, अपनी जैसे छाती पर घूसा पीट कर कोई गुस्सा दिखाता है उस तरीके से उसने गुस्सा दिखाते हुए कहा कि ऐसे कैसे विदा नहीं किया उन्होंने। तब रमेश ने कहा कि हमने तो जीवन भर की कमाई पिताजी लुटाकर अपनी जो बहन थी उसको पूरा दहेज भी दिया, फिर भी वे लोभी लोग कहते हैं कि हमने उन्हें दहेज पूरा नहीं दिया। तो यह सुनकर राजेश्वरी जो है उनका जो है वो गुस्से में आकर बोलती है कि
तुम क्यों भला बुरा कहते हो? बेटी वाले चाहे अपने घर द्वार बेचकर भी सब कुछ दे दें, लेकिन पैसे वाले जो हैं उनकी नाक भौं सिकुड़ती ही रहती है, यानी उनका चेहरा सीधा ही नहीं होता, वो उनका मुंह बनता रहता है। तो जीवनलाल कहता है कि चुप रहो तुम। राजेश्वरी बोली, मैं बहुत चुप रही हूँ, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। आखिर क्या कमी है बहू के दहेज में, मगर तुम हो कि इतना वो बोल ही पाई थी कि बीच में फिर जीवनलाल ने उनको टोकते हुए कहा कि मेरी बेटी को विदा न करके उन्होंने मेरा अपमान किया है, और मैं मतलब वो आगे कुछ बोलते उससे पहले ही जो उनकी पत्नी है वो भी उनकी बात काटते हुए बोलती है कि तुम भी तो किसी की बेटी को विदा नहीं कर रहे हो, तो क्या तुम किसी का अपमान नहीं कर रहे हो? जैसे अब तुम्हें फील हो रहा है कि तुम्हारी बेटी की विदा ना करके उन्होंने तुम्हारा अपमान किया है, तो तुम भी तो वही कर रहे हो, तुम भी किसी और की बेटी को विदा ना करके उनका अपमान कर रहे हो। तो जीवनलाल चीख कर अपनी पत्नी को कहते हैं, गौरी की माँ अब बहुत हुआ। तो राजेश्वरी की अब भी आंखें नहीं, तब वो अपने पति को समझाती है कि क्या आपकी अब भी आंखें नहीं खुली? जो व्यवहार आप अपनी बेटी के लिए दूसरों से चाहते हो, तो वही व्यवहार आप दूसरे की बेटी के साथ क्यों नहीं कर रहे हो? बेटी और बहू दोनों को एक क्यों नहीं समझ रहे हो? बेटी और बहू कोई अलग अलग नहीं है। जब तुम किसी की एक बेटी को सुख मिलेगा, तब दूसरी बेटी को भी सुख मिलेगा। जीवनलाल बेचैन होकर जोर जोर से अपने आंगन में इधर से उधर टहलने लगते हैं। उनका सिर नीचे झुका हुआ है, और प्रमोद जो है वो रमेश के पास आकर खड़ा हो जाता है। जीवनलाल, बहू और बेटी और बहू अजीब उलझन है, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूं। तब राजेश्वरी कहती है कि अगर बेटे वाला यह ना रखे कि वह बेटी वाला भी है, तो सारी उलझनें सुलझ जाएंगी। बस उसे ये याद रखना है कि अगर वो बेटे का बाप है तो एक बेटी का पिता भी है। तो जीवनलाल ने रुककर पत्नी की ओर देखकर कहा कि शायद तुम ठीक ही कहती हो। इतने में जो प्रमोद है, उनकी बहू का जो भाई, वो आगे बढ़कर बहुत धीमे स्वर में कहता है कि मुझे आज्ञा दीजिए बाबूजी। तो जीवनलाल कहते हैं आज्ञा दीजिए? तो प्रमोद कहता है, मेरी गाड़ी का समय हो रहा है बाबूजी, और मुझे जल्दी जाना है। विश्वास है कि मैं इस बार जाऊंगा, जल्दी आऊंगा, और आपकी चोट का मरहम भी लेकर वापस जल्दी लौटूंगा। तो जो जीवनलाल थे वो दुखी स्वर में बोलते हैं कि ठहरो प्रमोद, मुझे और ज़्यादा लज्जित मत करो बेटा। मेरी चोट का इलाज मेरे बेटी के ससुराल वालों ने मुझे दूसरी चोट दे करके कर दिया है। अब मुझे इसका बहुत पछतावा है, मैं बहुत लज्जित हूँ। तो प्रमोद कहता है आश्चर्य से कि बाबूजी। जीवनलाल ने दुखी स्वर में निश्वास यानी दुखी श्वास को छोड़ते हुए कहा कि कभी कभी एक चोट पर दूसरी चोट भी मरहम का काम कर जाती है बेटा। तो उन्होंने राजेश्वरी की तरफ मुड़कर कहा और कहा कि जाओ, खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या ताक रही हो? बहू की विदा की तैयारी क्यों नहीं करती? इतना सुनकर पर्दे के पीछे जो कमला खड़ी थी, वो भी हंसी के खुशी की वजह से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, और वो जल्दी जल्दी अपने कमरे में जाकर अपने घर जाने की तैयारी करने लगी। और रमेश और जो प्रमोद दोनों, जो आपस में जीजा और साले का जो रिश्ता है, वो दोनों आपस में एक दूसरे को देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। और जो जीवनलाल थे वो भी अपनी मंद गति से धीरे धीरे बाहर वाले दरवाजे से बाहर निकल गए, और इस तरह से धीरे धीरे जो उनके कमरे का जो बाहर वाले दरवाजे का जो पर्दा था वो वापस से गिर जाता है। तो ये थी कहानी हमारी बहू की विदा, और जिसके लेखक हैं विनोद रस्तोगी। तो बच्चों, देखा आपने कि किस तरीके से एक व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो सकता है यदि उसको उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाए। इसको हम ये नहीं कहते कि जैसे के साथ तैसा ही करो, ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, ये है कि जिसकी वजह से वो ऐसा आचरण कर रहा है, अगर वैसा ही आचरण उसके साथ होता है तो वो उस बात को जल्दी समझ जाता है। जिस प्रकार इसमें सनी जो धनी जो जीवनलाल जी हैं, उनका भी जो है दिमाग खिसक गया था इस वजह से कि उनके पास ज़्यादा पैसा था, और उन्होंने बहुत सारा पैसा लगाकर अपनी बेटी की शान शौकत से शादी की थी। लेकिन कहते हैं कि लालच का कभी अंत नहीं होता। इंसानों से ज़िंदगी है, पैसे से नहीं। पैसा हाथ का मैल है, आज आया है कल चला जाएगा, लेकिन अगर इंसान आपकी ज़िंदगी से एक बार चला गया तो वो लौट कर कभी वापस नहीं आता। और एक सुखी जीवन के लिए हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए,
प्रेम से रहना चाहिए। तो उनकी जो बहू थी, जब उसने ससुर के इस बदले हुए रूप को देखा तो कहते हैं कि जो भूला बिसरा था, पुराना जो भी उनका व्यवहार था, वो सब कुछ उनकी आंखों से धुल गया। और राजेश्वरी जो उनकी पत्नी, जो वास्तव में अपनी बहू को बेटी की तरह प्यार करती थी, ममता की मूरत थी, उन्होंने अपने पति के जिद्दी स्वभाव को और उनकी जो सोच थी, दहेज वाली जो सोच थी, उस सोच को उन्होंने परिवर्तित कर दिया। तो समाज में केवल बच्चों ये दहेज जैसी ही कुप्रथा अभी तक भी चल रही है। तो इसमें क्या होता है कि जो परिवार, जो पैसे वाले हैं, वो तो अपने जो लड़की है उसको सारा दाम दहेज देकर विदा कर देते हैं, लेकिन जो बीच वाले मध्यम वर्गीय परिवार हैं, वो अगर बेटी के लिए इतना नहीं कर पाते, तो आज भी धन के लालची ऐसे हैं जो दूसरी की बेटी को बेटी नहीं समझते, उसको इंसान नहीं समझते, उसको यातनाएं देते हैं, उसको प्रताड़ित करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, और कई कई तो ऐसा भी करते हैं कि उसकी जान तक ले लेते हैं। तो इसके लिए हमें हर घर में एक राजेश्वरी जैसी स्त्री का होना ज़रूरी है, जो इन बुराइयों के प्रति अपनी आवाज़ उठा सके। और हर घर में एक ऐसा जो व्यक्ति हर जगह आपको मिलेगा, जैसा कि इसमें बताया गया है, जीवनलाल जैसा। और समाज में ऐसे बहुत प्रमोद हैं जो अपनी बहन की विदा नहीं करा पाते केवल लालच के कारण। तो हमें इस अध्याय से ये शिक्षा मिलती है बच्चों कि हमें समाज में व्याप्त सभी बुराइयों को, ना केवल दहेज बल्कि और भी जो बुराइयां हैं, जैसे ऊंच नीच का भेद है, अमीर गरीबी का भेद है, जातिवाद का भेद है, जातिवाद के पीछे आज जो राजनीतियां चल रही हैं, जो लोग आपस में झगड़ा करते हैं, तो हर किसी को हर घर से ये आवाज़ उठानी होगी कि ये जो कुरीतियाँ हैं ये हमारे समाज को अंदर से खोखला करती हैं। बाहर के लोग हमारी इन्हीं कमजोरियों का फ़ायदा उठा करके और हम पर अपना शासन करना चाहते हैं, जैसा कि अंग्रेज़ों ने किया था। राजाओं के बीच फूट डलवाई थी और उनकी उस फूट का फ़ायदा उठाकर ही उन्होंने हमारे देश को गुलाम बना लिया था। लेकिन कहते हैं कि इंसान में वो ताकत है जो बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना भी कर सकता है। तो हमें समाज में रहते हुए समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करना चाहिए, न केवल हमारे घर में ही बल्कि आसपास जब भी अगर हम कहीं कुछ ऐसा बुरा होते हुए देखते हैं तो उसके लिए हमें ठोस कदम उठाने चाहिए। केवल सरकार के करने से ही कोई बुराई समाप्त नहीं होती। सरकार हर घर घर में नहीं पहुंच सकती, लेकिन हर घर घर में एक सरकार जरूर बन सकती है। एक व्यक्ति एक ऐसा जरूर खड़ा हो सकता है जो कि उस बुराई के प्रति अपना जो है स्वतंत्र होकर अपने विचार प्रकट कर सके, जो बुरा है उसे बुरा बोल सके, जो झूठ है उसे झूठ बोल सके, जो सच्चाई है उस सच्चाई पर अडिग रह सके। तो इस तरीके से हमने ये चैप्टर जो है बहू की विदा ये पढ़ा, और मुझे आशा है, उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा और मज़ा भी आया होगा आपको ये एकांकी पढ़ने में। तो अब आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे और हल करेंगे इसकी अभ्यासमाला। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।